नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जो रसायन विज्ञान का जो सेट नंबर दूसरा था कक्षा 12 का। ठीक है, तो जो सेट नंबर दूसरा है, मैं यहाँ से आपको पता हुआ क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करा चुका था। 4 का जो घ था क्वेश्चन ये मैं पूरा करा चुका था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द 5 का का जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एमीन किसे कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, तो कृपया करके हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में हर एक क्वेश्चन आ सके। ठीक है, चलते हैं बिना ही देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है एमीन किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, एमीन किसे कहते हैं। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। यही कराना कि जो हमारे पास सबसे पहले बताना है हमें कि एमीन है क्या, फिर इसके बाद बताना है जो प्राथमिक एमीन होती है प्राइमरी, और जो सेकेंडरी एमीन होती है, ठीक है, और जो टर्सरी एमीन होती है में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आंसर में एमीन हेडिंग डालना है। तो एमीन होती क्या है, लिखना है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, NH2 समूह, जो क्रियात्मक समूह होता है ना, ये अगर उपस्थित हो जिसमें, वह क्या कहलाता है, एमीन कहलाता है। जैसे CH3NH2, जैसे क्या होता है CH3NH2, C2H5NH2 आदि। ये हमारे पास मेथिल एमीन है, ये हमारे पास है एथिल एमीन। ठीक है, ये दोनों के दोनों उदाहरण हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर NH2 है कि नहीं है ना, NH2 समूह यहाँ पर। तो ये कैसा एमीन है, यह भी हमारे पास यहाँ पर भी है, तो यह भी हमारा एमीन है जिसका नाम है एथिल एमीन, इसका नाम है मेथिल एमीन। अब विभेद के लिए हमें क्या लिखना, एक परीक्षण लिखिए कह रहा है। तो देखिए प्राथमिक एमीन के लिए हम क्या यहाँ पर देख सकते हैं, हम प्राथमिक एमीन में अगर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में यदि विभेद करना है, जो परीक्षण होता है वो होता है हमारा हिंसबर्ग। कौन होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक ही होता है मेन। तो देखिए प्राथमिक एमीन की यदि आप क्रिया जो है, प्राथमिक एमीन यानी CH3NH2, आप कोई सा भी ले सकते हैं प्राथमिक एमीन, कोई दिक्कत नहीं है। या आप मेथिल एमीन ले सकते हैं या आप एथिल एमीन ले सकते हैं। ठीक है, लेना है केवल कौन सा, प्राथमिक एमीन। तो जब आप प्राथमिक एमीन की इसकी क्रिया जो है आप इससे कराएंगे तो यहाँ से एक H+ निकलेगा, यहाँ से Cl, तो HCl हमारा बन जाएगा। और क्या होगा, ये हमारे पास जो CH3NH है ना, यहाँ से इससे जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। तो देखिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम यह तो हमें पता है, इसका जो नाम होता है बेंजीन, और इसे के लिए सल्फोनिल, इसके लिए क्लोराइड लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, इसे ही हम क्या नाम देते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ से जो बन जाएगा यह, इसका नाम क्या है, N नंबर में हमारे पास N से कौन जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है ना, तो N मेथिल, फिर क्या हो जाएगा बेंजीन, फिर क्या हो जाएगा इसके लिए क्यों क्या क्या लिखेंगे, इसके लिए सल्फोनेमाइड। क्या लिखेंगे, सल्फोनेमाइड। यह जो कंपाउंड बना है N मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, यह क्षार में क्या होता है, घुलनशील होता है। नहीं, यह जो हमारे पास कंपाउंड बना है यह क्षार में घुल जाता है, जैसे KOH NaOH, यह इसमें जो है ये घुल जाएगा। ठीक है, घुलनशील होता है क्षार में। अब हम देख लेते हैं द्वितीयक एमीन के बारे में कि द्वितीयक एमीन कैसा होता है। देखिए द्वितीयक एमीन की क्रिया जब आप उसी से करा देंगे, इससे हिंसबर्ग अभिकर्मक से जब आप कराएंगे, तो देखिए ये हमारे पास द्वितीयक एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 एल्किल जुड़े हैं जिनका नाम है मेथिल। नाइट्रोजन से 2 मेथिल जुड़े हैं, इसलिए कैसा एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, यानी 2 डिग्री एमीन है। ठीक है,
यहाँ से H+ जाएगा, ये Cl को ले जा करके क्या बना देगा, HCl बना देगा, और ये दोनों को दोनों N से, ये जो N है इससे जुड़ जाएगा, ये उसी प्रकार हमारे ऐसे ही बने रहेंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया, इसका नाम क्या है, N से 2 मेथिल जुड़े हैं ना, तो N, डाई मेथिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, N, डाई मेथिल, फिर बेंजीन, इसके लिए सल्फोनेमाइड यूज करेंगे। अब देखिए यह जो होता है ये क्षार में घुलनशील नहीं है, ये क्या होता है, ये क्षार में घुलनशील नहीं होता। कौन, ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये क्षार में बिल्कुल भी नहीं घुलता है। क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ही नहीं है। और वहाँ पर अभी हमने प्राथमिक एमीन से क्रिया कराई थी ना, तो नाइट्रोजन था वहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, इसलिए क्षार में घुलनशील होगा। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है तो ये क्षार में घुलनशील होगा, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये क्षार में घुलनशील बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या है, पास है तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन जो होता है यह हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया ही नहीं करता है, नो रिएक्शन। ठीक है, देखिए तृतीयक एमीन में क्या होता है, जब नाइट्रोजन से 3 मेथिल जुड़े हों, यानी 3 एल्किल जब जुड़े हों, मेथिल हो या एथिल हो या प्रोपिल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन से 3 जुड़े होना चाहिए एल्किल, तभी उसे आप तृतीयक एमीन कहोगे। ठीक है, तो यह जो होता है यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो इससे क्रिया बिल्कुल भी नहीं करेगा। तृतीयक एमीन से कौन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या आप इसे हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, आप जान सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो नो रिएक्शन। इसके बाद लिखा है यहाँ पर, दूसरा कह रहा था 5 का दूसरा हमारा कि X एक एथेनेमीन, जो एथीनेम X एक हमारा क्या है, एथेनेमीन पर HCl की अभिक्रिया तथा Y जिसका नाम है एनिलीन, एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एवं तनु HCl की 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए आंसर में पहला हमारे पास क्या, एथेनेमीन की क्रिया कराना है HCl से। तो देखिए एथेनेमीन जिसका नाम है एथिलेमीन, IUPAC में इसे कहते हैं एथेनेमीन। ठीक है, इसकी क्रिया आप HCl से कराएंगे। तो देखिए ये नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं, इसके पास लॉन पेयर होते हैं, तो H+ को ग्रहण कर लेगा तो बना देगा NH3 और Cl- हो जाएगा, तो Cl- कहाँ जाएगा, प्लस के पास ही तो जाएगा दौड़ते दौड़ते, तो बना देगा C2H5 NH3Cl, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, देखिए फिर दूसरा नंबर कह रहा था जो एनिलीन है, इसकी क्रिया इनके साथ कराना। तो देखिए एनिलीन हमारे पास है, क्रिया किसके साथ कराना है, सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 प्लस तनु HCl भी है, यानी डाइल्यूट HCl की 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, तो देखिए यह जब इससे क्रिया करता है तो बनाता क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसी को हम क्या कहते हैं, सैंड मायर अभिक्रिया। यह भी ध्यान में रखिएगा, जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, इसे ही हम सैंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का पहला कह रहा है D ब्लॉक तथा F ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो देखिए आंसर सबसे पहले D ब्लॉक के तत्व समझेंगे। D ब्लॉक के तत्व तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन D कक्षक में मिलते हैं, यानी प्रवेश करते हैं या मिलते हैं, D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे Fe जिसे कहते हैं आयरन या लोहा, कामा क्रोमियम, ये हमारे उदाहरण है, और भी हैं। ठीक है, लेकिन 1-2 आपको लिख देना है, 2 या 3 तक लिख ही देना है आपको। अब देखिए F ब्लॉक के तत्व, F ब्लॉक के तत्व में क्या लिखेंगे, D की जगह आप F कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा उसी प्रकार। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में मिलते हैं, कहाँ पर, F कक्षक पर मिलते हैं, F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। परिभाषा आपको साधारण रहेगी याद करने में। ठीक है, जैसे Ce सीरियम, ल्यूटीशियम Lu आदि, ये हमारे उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं और आगे क्वेश्चन जो हैं, देखिए बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है ये। दूसरा कह रहा है D ब्लॉक तथा F ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
तो देखिए डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वह होता है n-1, क्वेश्चन में डी 1 नहीं है, 1 से लगाकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसका मतलब होता है 1 से लगाकर 10 तक आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, किसमें, डी में। यानी डी के ऊपर 1 और ऐसा लगा हो 1 और 10, यानी 1 और 10 के मतलब होता है यहाँ पर 1-10 का मतलब होता है कि डी में आप 1 से लगा करके 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसका मतलब होता है, ठीक है। NS1 से लगा करके आप 2 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, इसमें इसका मतलब है होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है डी ब्लॉक के तत्वों का, यह होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। डी में 1 से लगा 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एस में 1 से लगा करके 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिखा है, जो एफ ब्लॉक के तत्व इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, ठीक है। देखिए लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, जैसे एक्सी, ये जिनॉन का सूत्र होता है, ठीक है। एक्सी से लगा यहाँ पर क्या होता है 4f, 1 से लगा 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एफ में, और एस में कितने भर सकते हैं, एस नहीं 5d है, ये एस नहीं है 5d है, ठीक है। 5d 0 से लगा करके आप 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ पर 6s2 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। फिर क्या है एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है रेडॉन, और यहाँ पर देखिए ये एफ में जो है 5f में 0 से लगा करके आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और 6d में 0 से लगा करके 1 इलेक्ट्रॉन, और 7s2 यहाँ पर, ठीक है। ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या करा ग नंबर क्वेश्चन का 5 का क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। पहला है एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसका सूत्र होता है के साथ गर्म किया जाता है। आंसर में देखिए एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, सोडियम ब्रोमाइड का होता है NaBr, सांद्र H2SO4 का तो यहाँ पर दिया ही है। जब आप इसकी क्रिया कराएंगे देखिए यहाँ पर Br इसके पास जाएगा तो OH इसके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब OH जब इसके पास आएगा तो जब OH NaOH की इसके साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से एक H+ निकलेगा, OH को पकड़ करके H2O बना देगा और NaHSO4 यहाँ पर हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र हमारा बन जाएगा। दूसरा कह रहा था टॉलुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है। तो देखिए जो हमारे पास टॉलुइन का सूत्र होता है यह होता है Fe चूर्ण की उपस्थिति में कह रहा है, अंधकार में क्लोरीन गैस के साथ कह रहा है। तो देखिए जब क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो ये जब 2 भागों में टूटेगा, एक प्लस में एक माइनस में, दो क्लोरीन है ना, तो एक प्लस में टूटेगी और एक माइनस में। तो हमारे पास जब यहाँ पर एक क्लोरीन आक्रमण करेगी, यहाँ पर जब आक्रमण करेगी प्लस वाली, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, एक बार आर्थो पर जाएगी क्लोरीन और एक बार पैरा पर जाएगी, 2 प्रकार के प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। तो ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन, और यहाँ पर पैरा पर है ना क्लोरो, तो पैरा क्लोरो टॉलुइन, तो 2 प्रकार के सूत्र हमारे बन जाएंगे, ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन, पैरा क्लोरो टॉलुइन, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तीसरा कह रहा था बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो देखिए आंसर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का सूत्र यह होता है, या आप रिंग बना सकते हैं, ठीक है, बेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन के ऊपर N2Cl आप लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया भी है जहाँ पर मैंने नाम लिया था सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए जब इसकी क्रिया आप कराएंगे देखिए HOH में टूटेगा, यह N2 हमारा पहले ही निकल जाता है गैस के रूप में, आराम से निकल जाता है, ठीक है, उड़ा जाता है ये। तो HOH के रूप में टूटेगा, H जो होता है Cl को पकड़ लेगा, Cl बना देगा, OH जो इससे निकलेगा OH जाएगा इसके पास तो बना देगा C6H5OH। इसका क्या नाम, फिनॉल, इसका क्या नाम है, फिनॉल नाम है इसका, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इसे फिनॉल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक केओच के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए आंसर में देखिए जहाँ पर 2 नंबर ब्रोमो है और ये किसका सूत्र है, पूरा का पूरा पेंटेन, 2 ब्रोमो ये पेंटेन है। एल्कोहलिक ALC शॉर्टकट में लिख दिया जाता है KOH। जब इसकी क्रिया इससे कराएंगे देखिए ये एक प्रकार की विलोपन अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है, विलोपन अपक्रिया होती है, आप ध्यान में रखिएगा। तो K जाएगा यहाँ पर Br को ले जाएगा तो मस्त बढ़िया निकल जाएगा आराम से, KBr बन जाएगा। और जहाँ से हमारे पास
एच ये Br निकला है, उसी के बगल से क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और OH से मिल करके क्या बना देगा, पानी बना देगा। और हमारे पास जो बचेगा क्या, CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, ठीक है, तभी तो OH से मिलकर पानी बनाया है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका तो यहाँ पर CH आ जाएगा और CH2 CH3 उसी प्रकार ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे पेंट, सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे, क्योंकि 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा जाता है, पेंट। तो पेंट, ठीक है। 2 नंबर में हमारे पास क्या डबल बॉन्ड है, क्योंकि गिनती आप यहाँ से करेंगे, क्योंकि जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में होता है तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 है। तो 2 नंबर में हमारा क्रियात्मक समूह है, लेकिन सबसे पहले कितने कार्बन है, 5 है, तो आप लिखेंगे पेंट। और डबल बॉन्ड 2 नंबर में है तो लिखेंगे 2 इन, पेंट 2 इन, ये नाम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, ये हमारा 5 का घ कह रहा है, 5 का घ नंबर कह रहा है, 5 का घ कि वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और 273 नहीं, 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर बिलियन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो आंसर में देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालें राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम मैं बता चुका हूँ, मॉडल पेपर का प्रश्न जो है 2 का आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल। तो देखिए दिया क्या है, जो हमारे पास जल का वाष्प दाब है, यहाँ पर दिया है ना जल का वाष्प दाब, तो P0 का मान हमारा दिया है 17.535। और यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास है क्या है, 450 ग्राम जल में, तो जल का भार भी दिया है, जल का भार कितना 450, ठीक है। और 25 ग्राम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बिले है ना, बिले का भार भी दिया है 25 ग्राम। तो देखिए जल का जो अणु भार होता है ना, जल का अणु भार होता है ना, वो होता है 18 और ग्लूकोज का होता है 180, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखिए वो कह रहा है बिलियन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, P0 या PS का मान पूछ रहा है, P0 का दिया, PS का मान पूछ रहा है, तो आप सूत्र लगा देंगे P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w गुणे कैपिटल M बटे कैपिटल W गुणे स्मॉल m, ये आप सूत्र लगा देंगे राउल्ट के नियम के अनुसार से। तो देखिए यहाँ से जब आप वैल्यू रख देंगे, आपके सामने वैल्यू यहाँ पर रखी है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जब रख दिया है, ठीक है, क्योंकि इसका मान दिया है तो यहाँ पर आप रख देंगे, इसका मान पूछ रहा है, इसे आप निकालना इसका मान, और ये उसी प्रकार है, इसका मान दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान भी दिया है आपके सामने, ये है, और इसका मान भी, ये W का मान यहाँ पर दिया है, और इस वाले M का मान भी यहाँ पर है, ठीक है। जब आप इसे हल करेंगे, हल करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17.43 mmHg आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों। आराम से इसे आप हल कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कठिन सवाल बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 का कह रहा है, उप सह संयोजन यौगिकों के संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये शॉर्टकट में कहता है VBT, ठीक है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए का उल्लेख कीजिए, इस सिद्धांत की कमियों का भी उल्लेख कीजिए कह रहा है। देखिए यहाँ पर आंसर में लिखना, इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट में लिखा गया है कि लिगैंडों के प्रभाव, लिगैंड में बता भी चुका हूँ लिगैंड किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर। लिगैंडों के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने N-1 D, NS, NP अथवा NS, NP, ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकते हैं। कौन? जो हमारे पास धातु परमाणु या आयन होते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कहता है संकरण के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। फिर यहाँ पर लिखा है sp3d2 है, sp3d2 या D2sp3 संकरण होने पर जो ज्यामिति होती है ना, वो कैसी होती है, अष्टफल की,
यदि संकरण हमारा यह रहेगा तो ज्यामिति यानी संरचना कैसी रहेगी, अष्टफल की रहेगी। अगर हमारा संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो हमारे पास जो संरचना होगी, जो ज्यामिति होगी, कैसी होगी, चतुष्फल की होगी। और यदि यानी तथा अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन dsp2 अगर होगा तो वर्ग समतली होगी, ज्यामिति कैसी होगी, वर्ग समतली होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये संकृत कक्षक, ये जो संकृत कक्षक होते हैं उन लिगैंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन, जो हमारे पास ये संकृत जो कक्षक होते हैं ना, उन लिगैंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग, ठीक है, एक के ऊपर एक करते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बंधों के लिए क्या कर सके, दान कर सके, उन्हीं के साथ अतिव्यापन करते हैं, अन्यथा नहीं करते। यह ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं और आगे। देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है केंद्रीय धातु के, जो केंद्रीय धातु होता है, केंद्रीय धातु के डी कक्षक में, यहाँ पर कक्षक है लिखना था, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई थी। देखिए केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यौगिक के संकरण तथा ज्यामितियों के अनुसार, जो ज्यामिति होती है ना, ज्यामितियों के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। कौन, जो हमारे पास डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यौगिक के संकरण तथा ज्यामितियों के अनुसार पुनः क्या हो जाते हैं, वो व्यवस्थित हो जाते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार यानी वीबीटी के अनुसार के आधार पर जो है, के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से, जो चुंबकीय व्यवहार होता है ना संकुलों का, यानी प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, ठीक है, संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतया इसकी ज्यामिति ज्ञात की जा सकती है। किसके, जो उनका चुंबकीय व्यवहार होता है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट इसके बाद हमारे पास है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए यदि संकुल के निर्माण में, जो संकुल होता है, ठीक है, संकुल के निर्माण में संकरण में आंतरिक डी कक्षक 3D प्रयुक्त होते हैं तो संकुल आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न प्रचक्रण संकुल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रचक्रण संकुल कहलाता है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा। यदि संकुल के निर्माण में संकरण में बाह्य डी कक्षक 4D प्रयुक्त होते हैं तो संकुल बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण संकुल कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तीसरा पॉइंट। इसके बाद हम जानेंगे इसकी कमियां। वीबीटी की जो कमियां हैं तो आपके सामने यहाँ पर लिखी हैं 4, ठीक है। इस सिद्धांत में अनेक पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, अनेक पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। दूसरा है, इससे चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती है कि भैया कितना कौन प्रतिकर्षित हो रहा है, कितना कौन आकर्षित होता है, कोई इससे पता ही नहीं चलता, ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, इससे उपसंयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, जो रंग होते हैं उनकी व्याख्या बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि नीला है कि काला है, कौन कैसा है। चौथा, इससे समन्वय संख्या, जो समन्वय संख्या होती है 4 वाले संकुलों की संरचना की सही व्याख्या भी नहीं की जा सकती है। यह भी यहाँ पर लिखा है। 4 पॉइंट आपके लिए बहुत हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन इतना ही आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास है यह था ना, यहाँ पर क्या था, जो 6 का था ना, यही क्वेश्चन है, ये 5 ही नंबर का है, तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। तो बस आज का जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों यहीं समाप्त होता हुआ। इसके बाद मैं इसका अंतिम पार्ट लेकर के आऊँगा, सेट नंबर 2 का बिल्कुल की तरह से समाप्त कर दूंगा। फिर बहुत जल्द मैं स्टार्ट कर दूंगा सेट नंबर 3। तो आराम से ऐसे ही हमारे वीडियो आप देखते रहिएगा, ठीक है, समझते रहिएगा और नोट्स भी आप बनाते रहिएगा। PDF तो हम थोड़ा दिन में दे ही देंगे आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। तो बस आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता हुआ। यदि आप
हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कृपया करके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों में। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।